नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये आपका 50-50 जो टेस्ट चलता है ज्ञान बिंदु में, जो कि रैंक निर्धारित करने का काम करता है। उसमें दोस्तों ये साइंस टेक का दूसरा सेट है। ये साइंस टेक का है। सोशल साइंस और साइंस टेक दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, जो कि आपको थंबनेल में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस टेक का पहला क्वेश्चन। फसल की संकर किस्म प्रायः बौनी होती है, जिसके फलस्वरूप कौन से फायदे मिलते हैं? जो फसल का जो संकर किस्म है जो कि बौनी होती है, इसके फलस्वरूप जो फायदा मिलता है वो है बौना अधिक मजबूत होता है। पौधा मौसम के प्रतिकूल स्थिति में झेलम के सक्षम होते हैं। पौधा मौसम के प्रतिकूल स्थिति में झेलने में सक्षम होते हैं। पौधे कम पोषकों में इस्तेमाल होते हैं, ये बात भी सही है। पौधे कम पोषकों में इस्तेमाल होते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है। सारे के सारे बात सही है हाइब्रिड वाले में। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसके बारे में कह रहा है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात सही है। रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात सही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, दोनों का दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसको चुनिए। ठीक है, तो मोलर ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता दो भिन्न भौतिक राशि है। मोलर ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता दोस्तों दो अलग अलग भौतिक राशि है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि उस जो कि सही है कि ऊष्मा गतिकी में मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता जैसे भौतिक राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। ऊष्मागतिकी में मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता जैसे भौतिक राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों का ये 1 और 3 दोस्तों सही है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है? 96%। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है? 96%। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन दोस्तों 96% पाया जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही को चुनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड न खुद जलती है और न ही किसी पदार्थ को जलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड दहनशील गैस है, ये बात सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखेंगे, ये न्यूमेरिकल इसको छोड़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। उसको देखते हैं। कहता है दोस्तों कि खीरा के फसल में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी जीपीआर उपयुक्त रहेगा? ये हो जाएगा एथिलीन। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि खीरा के फसल में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा पीजीआर उपयुक्त रहेगा? वो एथिलीन। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, अगला चलिए। 8वां नंबर है, गैसीय अधातु तत्व के अणु होते हैं एक परमाणु और द्विपरमाणु दोनों। गैसीय अधातु तत्व के अणु होते हैं एक परमाणु और द्विपरमाणु दोनों का दोनों होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है किसका? प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति में। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में वृद्धि के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण के दर में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में अगर वृद्धि करेंगे ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण के दर में दोस्तों वृद्धि हो जाती है, ये बात सही है। CH3 CH2 OH, मतलब इसका दोस्तों ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका यूपीएससी नाम पूछा है। 12 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम
में तर्जनी क्या निर्देशित करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी निर्देशित करने का काम करता है, और साथ ही धारा की दिशा यह माध्यिका जो उंगली है वो करती है, और अंगूठा दोस्तों ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में दोस्तों तर्जनी क्या करता है? तर्जनी दोस्तों करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यिका धारा की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करने का काम करता है। 13 नंबर है, मानव के प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु की अनुमानित संख्या कितना है? 10 लाख। मानव के प्रत्येक वृक्क में वृक्काणु की अनुमानित संख्या दोस्तों 10 लाख है, इसको याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है? ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भाप से अभिक्रिया करता है, इसको याद रखिएगा, लेकिन ये ठंडा जल से अभिक्रिया मैग्नीशियम नहीं करता है। लेकिन पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम ये ठंडे जल से प्रतिक्रिया करते हैं, इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, चलिए अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना यह दोस्तों 1883 में हुआ था। और ये आप याद रखेंगे 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1883 में हुआ था। चलिए न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे हम, क्योंकि जगह इसमें बहुत कम है, इसलिए न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। निम्नलिखित कहता है कि सेटों में तत्वों का कौन सा गुण है जो एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? वो नाइट्रोजन और फास्फोरस हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सभी संक्रमण तत्व का सर्वमान्य गुण है? निम्नलिखित में कौन सा एक सभी संक्रमण तत्वों का सर्वमान्य गुण है? तो दोस्तों ये संक्रमण तत्व के बारे में बोल रहा है, तो ये सभी अणुचुंबकीय होते हैं, एकदम सही बात है। ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं, ये बात भी सही है। ये सभी विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो तीनों का तीनों दोस्तों सही है। संक्रमण तत्व के बारे में कहा कि कौन सा सही है और कौन उसका गुण है, तो ये सभी अणुचुंबकीय होते हैं, सही है। ये जटिल यौगिक बनाते हैं, ये बात भी सही है, और ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात सही है। 22 नंबर है, मनुष्य के दांत का सबसे सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? डेंटाइन। मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत दोस्तों डेंटाइन कहलाता है। मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत डेंटाइन कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल इसको छोड़ दीजिए। ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखिए न्यूमेरिकल नहीं है, कहता है 1.5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वायुमंडल में गमन कर रही है। उसका तरंग कंपन, तो उसका तरंग का कंपन आपको कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य का एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड से वायुमंडल में गमन कर रही है, तो उस तरंग का कंपन आपको कंपन आपको सुनाई देगा, ये बात सही है, सुनाई दे देगा। अगला देखिए 25 नंबर, निम्न में कौन सी विशेषता क्रायोजेनिक इंजन में नहीं पाई जाती है? क्रायोजेनिक इंजन के बारे में कहता है, तो कौन कौन पहले होता है, पाया जाता है, वो देख लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है। इस इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, बात सही है। इस इंजन का मुख्य प्रयोग रॉकेट, मिसाइल तथा उपग्रह प्रक्षेपित करने में किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो कहता है दोस्तों ध्यान देंगे, डी नंबर जो कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में धातु का बना इलेक्ट्रोड डाला जाता है जिससे फ्लेम, ई गलत है। क्रायोजेनिक इंजन में धातु का बना इलेक्ट्रोड डाला जाता है जिसको ईंधन का टंकी कहा जाता है, ठीक है। दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दहन दोस्तों वो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको इसको दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्सर्जन क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो W m/-2, W m/-2 उत्सर्जन क्षमता का एसआई मात्रक W m/-2।
उत्सर्जन क्षमता का ऐसे मतलब Wm/-2 होता है। प्रकाश संश्लेषण 28 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा को बाहरी वातावरण से कुल कितने आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करना होता है? तो 3, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सूर्य प्रकाश। जल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, यही कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा को बाहरी वातावरण से कुल कितना आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करना होता है? 3, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण के किस विधि में ऊष्मा सरल रेखीय पथ में संचालन करती है? विकिरण। ऊष्मा संचरण के किस विधि में ऊष्मा सरल रैखिक पथ में संचरण करती है? तो वो विकिरण हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर एक, निम्नलिखित में किस में प्राकृतिक रूप से टार्टरिक अम्ल उपस्थित नहीं है? पालक में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, ये बात जान लीजिए। टार्टरिक अम्ल किस में रहता है? अंगूर में, इमली में, कच्चे आम में। अंगूर, इमली, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल रहेगा। अंगूर, इमली और कच्चा आम में दोस्तों टार्टरिक अम्ल, लेकिन पालक में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, इस बात को याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो चुनिए। तो कम कहता है अधिक सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र होती है। नहीं, गलत है, यहाँ पे तीव्र नहीं, धीमा हो जाएगा। अधिक सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया अपेक्षाकृत धीमा होता है, ये सही हो जाएगा। कम सक्रिय ऊर्जा वाली अभिक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र होती है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो अधिक सक्रिय ऊर्जा वाला रहेगा ना वो धीमा रहेगा, जो कम सक्रिय ऊर्जा वाला अभिक्रिया तीव्र होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता का मापक है? सीटेन नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता का मापक है? सीटेन नंबर जो है किस ईंधन की गुणवत्ता का मापक है? तो वो हो जाएगा दोस्तों डीजल का हो जाएगा। ठीक है, 33 है कि कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयुक्त एयर बैग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम एजाइट, Na3। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त एयर बैग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम एजाइड। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त एयर बैग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम एजाइड का, Na3। ठीक है, कौशल निम्न में किस फसल की प्रजाति है? तो कौशल मूंगफली की प्रजाति है। कौशल दोस्तों मूंगफली की प्रजाति है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर के4 एफिसियन 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परितंत्र का हिस्सा नहीं है? तो सभी पेड़ पौधा, तो ये तो परितंत्र का हिस्सा है। इकोसिस्टम, सभी प्राणी सूक्ष्म जीव भी है, अजैव घटक भी है, मतलब सारे के सारे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हिस्सा नहीं है। पेड़ पौधा, अजैव घटक और सभी प्राणी के सूक्ष्म जीव भी सारे के सारे परितंत्र का हिस्सा है। 37 नंबर, किसी केस नली का व्यास आधी कर दिया जाए। किसी केस नली का व्यास अगर आधी कर देते हैं तो नली में पानी का चढ़ाव दोगुना हो जाएगा। किसी केस नली का व्यास अगर आधा कर देते हैं तो नली में पानी का चढ़ाव दोस्तों दोगुना हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। इसकी व्याख्या किस में की जाती है? क्वेश्चन समझिएगा। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, ये बात भी सही है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देखते हैं। पृथ्वी को वस्तु की ओर गति नहीं देख पाते हैं। इसकी व्याख्या किसमें मिलती है? तो दोस्तों यह हो जाएगा गति के दूसरे गति नियम के अनुसार। ठीक है, 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय गंधक है? अक्रिस्टलीय गंधक हो जाएगा प्लास्टिक। अक्रिस्टलीय गंधक प्लास्टिक है। अक्रिस्टलीय गंधक दोस्तों प्लास्टिक हो जाएगा। अक्रिस्टलीय गंधक प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कितना बल आरोपित करना होगा? 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा? तो हो जाएगा 12 गुना 10⁻⁻4 न्यूटन। 12 गुना 10⁻⁻4 न्यूटन। 12 गुना 10⁻⁻4 न्यूटन। 41 है कि वह पदार्थ गैंग के साथ अभिक्रिया करके हल्का तथा द्रवशील पदार्थ बनाता है, उसको कहते हैं धातुमल। कहता है वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके
वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके हल्के तथा द्रवशील पदार्थ बनाता है वह धातुमल कहलाता है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कहता है, विचार करने के बाद कहता है कि कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा सही है। तो दोस्तों सभी के सभी सत्य है, मतलब देखिए समझिएगा क्या कहता है। केरल को मसालों का बागान कहते हैं, सही है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं और इलायची को मसाला की रानी कहते हैं, सारा का सारा सही है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। कांच को निर्मित करने के लिए जिन कच्चे सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है वह है कोक। देखिए लेकिन कांच को निर्मित करने के लिए जिस कच्ची सामग्री की आवश्यकता वास्तव में होती है वह हो जाएगा कोक का, तो नहीं होता है आवश्यकता। लेकिन सोडियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू का जो आवश्यकता है वो कांच की कच्चे सामग्री में उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर कहता है कि किसी वस्तु पर एफ बल लगाने से वह भी वेग गतिशील हो जाता है। किसी वस्तु पर एफ बल लगाने से वह भी वेग से गतिशील हो जाता है, तो उसकी शक्ति हो जाएगा एफ गुना भी। ठीक है, किसी वस्तु पर एफ बल लगाने से वह भी वेग से गतिशील हो जाता है तो उसकी शक्ति हो जाएगा एफ गुना भी। इसको आप याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस गैस की ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? तो हीलियम। हीलियम का वेग सबसे अधिक होता है। किस कहता है क्वेश्चन 45 की निम्नलिखित में किस गैस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? तो वह हीलियम में दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे अधिक हो जाएगा। 46 से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सत्य कथन को चुनना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के सतह और वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी के सतह और वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 47 नंबर देखेंगे। मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली सूक्ष्म जीव नागलेरिया फाउलेरी है, एक प्रकार का जीवाणु। मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली सूक्ष्म जीव नागलेरिया फाउलेरी है, एक प्रकार का जीवाणु। मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला सूक्ष्म जीव नागलेरिया फाउलेरी है, एक प्रकार का जीवाणु। 48 नंबर क्वेश्चन है। किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, चलिए 49 नंबर और 50 नंबर, दो क्वेश्चन और बच गया। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मैरिनो भेड़ का किस्म है, मैरिनो भेड़ का किस्म है, मैरिनो भेड़ का किस्म है। ठीक है, और जर्सिन दोस्तों ये गाय का है, जो कि भैंस था यही गलती था। जर्सिन जो है गाय का किस्म है। ठीक है, जर्सिन गाय का किस्म है। बलूची बकरी का है, बलूची बकरी का किस्म है। और लेग हॉर्न मुर्गी का किस्म है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सही है उसको चुनें। तो दोस्तों कहता है पहला है कि जड़त्व एक प्राकृतिक गुण है। जड़त्व एक प्राकृतिक गुण है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है जिसमें द्रव्यमान हो। जड़त्व नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्यमान वाला है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है, जड़त्व नहीं होगा। ठीक है, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, बिल्कुल गलत है। सभी वस्तु का द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, अच्छा। कहता है तीसरा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये बात सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, ये सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। 50-50 क्वेश्चन है, आप इसको याद करें मेरे साथ मिलकर। और ये आपका रिजल्ट तय और मेरिट तय नहीं करेगा, ये आपका रैंक तय करेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम देखा गया है, जो क्वेश्चन कोई नहीं बनाएगा वो आप बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।